दूसरी बार आ रहा है तो क्लास में किसका मैम? आ रहा या दो हरीश हमारी क्लास में, मैंने तेरे को 2 बार ज्वाइन करके तीन देखा है आज। मैम, 3 हरीश है। 3 होगा। ओके, तो टारगेट आज का भी वही है जो कल था, दैट इज इंटरेक्शन। इंटरेक्शन होने में समय लगता है ना, तो इसी को अपन कंटिन्यू करेंगे और हमारा फॉर्मेट वही रहेगा, हम एनसीईआरटी के थ्रू रीड करते हुए चलेंगे, ठीक है जी। एंड यू विल सी कि एनसीईआरटी से रीड करते करते क्वेश्चन आते हैं ईवाईक्यू, ठीक है जी। यो मैम। अपन ये वाला डब्बा खोल देते हैं, कहाँ गया हमारा ये डब्बा, चल रहा था ना वैसे का वैसे ही बड़ा ये था। चलो मैं इसको थोड़ा सा क्लीन कर देती हूँ, इससे पहले कोई रो दे कि हाय रब्बा क्या करा हुआ है, सबको डाल देते हैं, ठीक है। ओके, कल का रिवाइज यार एक काम करते हैं, क्वेश्चन लगा के कर लेते हैं रिवाइज। तुम लोग डब्बा पढ़ के आए हो पहले ये बताओ, फिर तो मैं क्वेश्चन लगाऊंगा। सच बताना, पढ़ के आए हो? यस यो मैम। अच्छा ठीक है। और क्या बोला आपने? ये जो बॉक्स है पढ़ के रहे हैं साइंस का? यो मैम। अरे 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 ये कहाँ जा रहा है, ये खुद जा रहा है, रुक जा भाई रुक जा, ये चला गया, बताओ। अच्छा पढ़ के आया तो मुझे ये लगा के बताओ क्वेश्चन। डाउट है वैसे तो मुझे तुम लोगों पे। क्वेश्चन नंबर 55 लगाना। 55 दिख रहा है? दिख रहा है सबको? यो मैम। लगाना, लगाओ लगाओ। मैम नहीं दिखाई दे रहा। अब दिख रहा है? 55 क्वेश्चन। हाँ अब दिख रहा है बेटा? नो मैम। शिवानी इंटरनेट इशू है, दोबारा शेयर कर रही हूँ, अगर नहीं दिख रहा ना तो फिर एग्जिट करके रिज्वाइन करना। अब दिखाओ, दिखाओ। नो मैम, हम लीव करके दोबारा से ज्वाइन हाँ करते क्लिक हैं। करके दोबारा से आ गए। अच्छा ओके ओके। ज्योति आंसर डी कैसे है? पैरासिटिज्म क्या होता है ज्योति? ओके शुरू। सोनिया व्हाट इज पैरासिटिज्म? अनमोल? शिल्पी व्हाट इज पैरासिटिज्म? हाँ नियति व्हाट इज पैरासिटिज्म? मैम पैरासिटिज्म वो होते हैं जो मैम हमारे को ना पता कराते हैं, इंश्योर कराते हैं मोड ऑफ लाइफ को। क्या इंश्योर कराते मोड ऑफ लाइफ को? फॉर एग्जाम्पल बेटा मैं समझी नहीं, क्या बोला तूने? इंश्योर करते हैं मैम मोड ऑफ लाइफ, फ्री लोडिंग एंड मील्स वगैरह को, और वो एग्जाम्पल लोग देना। इन्वॉल्व करते हैं मैम वो इन्वॉल्व करते हैं टैक्सोनॉमिक्स ग्रुप्स। अच्छा 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 पैरासिटिज्म, अच्छा वो प्रिडेशन होता है बेटा, पैरासिटिज्म नहीं होता। ठीक है नियति बताना, हाथ खड़ा कर रही थी ना, बता अब। शिल्पी बेटा अगर तुम लोगों को ये नहीं पता तो तुमको ये कैसे पता आंसर डी है? आंसर डी कैसे पता है? हाथ खड़े करो जिसको आंसर पता है। एक प्रवीण है, एक सुरू है, एक सोनिया है। सोनिया कॉन्सेप्ट तो गलत था बेटा। मैंने भी किया है। हाँ हर्ष। आकांक्षा बेटा, आकांक्षा व्हाट इज पैरासिटिज्म? कशिश व्हाट इज पैरासिटिज्म?
मैम जिसमें एक स्पीशीज को लॉस होता है और एक स्पीशीज को प्रॉफिट, एक स्पीशीज को लॉस होता है, एक स्पीशीज को प्रॉफिट। 1 2 3 4 5 6 बच्चों ने हाथ खड़े करे आंसर के लिए, है ना, लेकिन आंसर मुझे उससे ज्यादा आया, तो मैं इसको क्या समझू? चीटिंग करके दे रहे हो आंसर? तो तुमने पहले से लगा रखा है क्वेश्चन या गूगल कर रहे हो? है पहला कौन सा? पैरासाइट्स तो पता है ना। मैं बाकी से पूछ रही हूँ, कैसे तुम बोलूंगी अभी? है बाकियों का क्या था? ऐसे कैसे? अरे देखो वो सिंपल है, जो ट्यूशन में चीटिंग करेगा वो कहीं नहीं सीख सकता, यहाँ मत करो, समझ आई? नहीं तो सीख नहीं पाओगे। उसने बेशक गलत डेफिनेशन बोल दी, लेकिन एटलीस्ट उसने प्रिडेशन ही गलत डेफिनेशन बोली, अब उसको याद रहेगा वो प्रिडेशन था, पैरासिटिज्म कोई अलग वर्ड है। तो कोशिश कर रही है तुम, भाई क्लास में चीटिंग कर रहे हो? है ये मुझे पता चला था, आज मैंने चेक कर लिया कि जिसको आता है वो तो बता ही सकता है ना, तो फिर सही आंसर कैसे है ना? मैं पेरेंट्स से बोल दूंगी, साथ में बैठे हैं, प्लीज देख लीजिए, गूगल करके आंसर देते हैं तो क्या फायदा है, फिर गूगल घर पे कर लो, पढ़ने की बात हो गई। देखो एक है यहाँ पर प्रिडेशन, एक है कॉम्पिटिशन, एक है पैरासिटिज्म। प्रिडेशन एंड पैरासिटिज्म दो डिफरेंट टर्म है, ओके। तो हम आ रहे थे कॉम्पिटिशन पे, क्योंकि हमने अभी छोटा सा एक टर्म करा था। कौन सा पॉइंट पढ़ा था हमने, कौन सा पढ़ा इसमें से? प्रिडेशन इज जब एक प्रीडेटर खाने को खा जाता है, प्रे, तो प्रे को हमेशा किल किया जाता है प्रीडेटर के थ्रू। प्रीडेटर को खाना मिला तो पॉजिटिव, प्रे मर गया तो नेगेटिव। सो दिस इज अ पॉजिटिव एंड नेगेटिव इंटरेक्शन। इसके बाद हम लोग जा रहे हैं कंपटीशन पे, ठीक है, विच इज दोनों को नुकसान होता है, ये बात करी थी हमने। yes. और यहीं पे लेक्चर इस इतने में खत्म हो रहा है। आओ कंपटीशन को आगे करते हैं। तो कंपटीशन की अगर हम बात करें तो डार्विन ने बोला था कि कोई भी ऑर्गेनिज्म इवॉल्व होता है जब उसके रिसोर्सेज लिमिटेड होते हैं। वो कहता है कि जैसे डार्विन फिंचेस थी, तो क्योंकि खाना लिमिटेड था तो डार्विन फिंचेस इवॉल्व हो गई और अलग अलग खाने पे डिपेंडेंट होगी। तो उनके अकॉर्डिंग कंपटीशन अराइज होगा जब लिमिटेड रिसोर्सेज होंगे, ठीक है। रिसोर्सेज लिमिटेड का मतलब है लिमिटेड खाना हो या लिमिटेड शेल्टर हो, वो रिसोर्सेज होते हैं, रिसोर्सेज जिसकी आपको जरूरत है। अब हमने इसके बाद पढ़ा कि ऐसा जरूरी नहीं है रिसोर्सेज लिमिटेड हो। तो उसी कॉन्सेप्ट को हम आगे लेके जा रहे हैं। पेज नंबर निकाल लिया सबने सेम वाला? Yes, ma'am. देखो अभी एक्सप्लेन करा है। फर्स्टली पहली चीज उन्होंने बोली कि ऐसा जरूरी नहीं है कि स्पीशी बिल्कुल सेम हो, ठीक है। जरूरी नहीं ना, डार्विन फिंचेस की थी, ऐसा भी तो हो सकता है कि फिंचेस सीड खा रही थी और सीड कोई और बर्ड भी खा रहा है, तो उनके बीच में भी कंपटीशन हो सकता है, जरूरी थोड़ी डार्विन फिंचेस के बीच में हो। सो फर्स्ट इज टोटली अनरिलेटेड स्पीशीज के बीच में भी कंपटीशन हो सकता है फॉर सेम रिसोर्सेज, ठीक है। अब इसका एक एग्जाम्पल दिया है कंपटीशन में, तो पहला क्वेश्चन यहाँ से आएगा। देखो एग्जाम्पल क्या है उनका कि साउथ अमेरिका में, जैसे ना ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, साउथ अमेरिका में एक लेक है, ये रही लेक। इस लेक में ना जू प्लैंक्टन्स तैरते हैं। जू प्लैंक्टन्स होते हैं माइक्रोस्कोपिक एनिमल्स जो पानी के ऊपर तैरते हैं, और इनको मस्त खाती है मछलियां यहाँ की। इसकी रेजिडेंट मछलियां इसको खाती है। रेजिडेंट मछलियां मतलब जो वहां रहती है, ठीक है। तो यहाँ की मछलियां इसको खा के मस्त जिंदगी जी रही है, तो बढ़िया चल रहा है उनका जीवन, कोई दिक्कत नहीं है, खा लिया भैया मच्छियों ने इनको, आ जाओ। अब प्रॉब्लम क्या होती है यहाँ पे कि मछली एक स्पीशीज है, इट बिलोंग्स टू पाइसेस, है ना। अब क्या होता है, जो फ्लेमिंगोज होते हैं ना, क्योंकि चेंजिंग एनवायरनमेंट की वजह से फ्लेमिंगो भी माइग्रेट करने लगे, वैसे वो माइग्रेट करते नहीं थे, तो फ्लेमिंगो माइग्रेट करके जा रहे होते हैं। लेकिन जब साउथ अमेरिका के ऊपर पहुंचते हैं ना, तो वो कहते हैं ओ मुझे भूख लगी है, वो नीचे आते हैं और वो इस तालाब पे जाके खाने लग जाते हैं। अब भाई अगर फ्लेमिंगो आके इसी तालाब पे खाएगा तो खाने की कमी हो जाएगी। Yes. वो खा रहे हैं जूप्लैंक्टन। अब अगर फ्लेमिंगो जूप्लैंक्टन खा रहा है, मुझे एक बात बताओ, तो मछलियां और फ्लेमिंगो में से तेज कौन खाएगा? Flamingo. फ्लेमिंगो। उसका मुंह ज्यादा, उसकी बॉडी में इंटेक ज्यादा, जितना मछलियां खाएगी एक दिन, एक हफ्ते में फ्लेमिंगो ने एक दिन में खा जाना है। तो कंपटीशन हो गया दोनों के बीच में। कंपटीशन क्यों, कंपटीशन एक दूसरे के बीच में क्यों हुआ? क्या कॉमन है इनमें? Same resources. हाँ सेम फूड कॉमन है, लेकिन क्या ये रिलेटेड स्पीशीज है? No. फ्लेमिंगो इज अ बर्ड, फिश इज अ पाइसेस। तो दो कंप्लीटली अनरिलेटेड स्पीशीज के बीच में भी कंपटीशन हो सकता है अगर रिसोर्स सेम है। ये बात क्लियर? Yeah. Yo-yo, ma'am. देखो फॉर इंस्टेंस का मतलब एग्जांपल, जहाँ पे नीट में ये वर्ड मिल जाए ना एनसीईआरटी में, उसे अंडरलाइन कर लो, यहाँ क्वेश्चन आएगा। इन सम शैलो साउथ अमेरिकन लेक फ्लेमिंगो आती है और रेजिडेंट फिश के साथ compete करती है फॉर देयर कॉमन फूड दैट इज जूप्लैंक्टन, ठीक है। तो फर्स्ट एग्जांपल ये है।
अब सेकंड एग्जांपल वो एक्सप्लेन करने वाला है। वो कह रहा है रिसोर्सेज नीड नॉट टू बी लिमिटिंग फॉर कंपटीशन टू अकर। ऐसा जरूरी नहीं कि खाने की कमी हो तभी कंपटीशन होगा, कलेश ऐसे भी पड़ सकते हैं। वो कह रहा है ये भी तो हो सकता है कि खाने की एफिशिएंसी अलग अलग है दो ऑर्गेनिज्म की। जैसे तुम हो, तुम्हारा छोटा भाई या छोटी बहन है ना, अब खाने टेबल पे खाना रख के मम्मी चली गई, तो अब तुम्हारे बीच में लड़ाई तो होगी ना, कौन ज्यादा खाएगा, होगी कि नहीं? यस मैम। ईमानदारी से बांट लोगे? सही बताओ, नो मैम। है ना? तो मेरे को बताओ जीतेगा कौन? छोटा है। हर्ष के साथ तो बुरा होता है, ये तो हम समझ गए। बाकियों में कौन जीतेगा? मैं मैम। हाँ, बड़ा भाई है ना, बड़ा भाई या बड़ी बहन मिलेगी, क्योंकि छोटे वाला खा तो पाएगा नहीं। अब देखो रिसोर्सेज लिमिटेड तो नहीं थे ना, खाना तो बहुत अबंडेंट था, दोनों मिल बांट के खा सकते थे, लेकिन फिर भी तुमने कलेश डाला ना। तो और कलेश में कौन जीतेगा? जो सुपीरियर है। तो यही सेकंड रीजन वो एक्सप्लेन कर रहे हैं, दैट रिसोर्सेज नीड नॉट टू बी लिमिटिंग फॉर कंपटीशन टू अकर। कंपटीशन हो सकता है, रिसोर्सेज अगर लिमिटिंग ना भी हो। द फीडिंग एफिशिएंसी ऑफ वन स्पीशीज माइट बी रिड्यूस्ड ड्यू टू इंटरफेयरिंग और इनहिबिटिव प्रेजेंस ऑफ द अदर स्पीशीज। तो फीडिंग एफिशिएंसी, खाना खाने की जो काबिलियत है वो एक स्पीशीज की कम हो सकती है, जैसे तुम्हारे छोटे भाई बहन की, ड्यू टू तुमने इंटरफेयर कर दिया या इनहिबिट कर दिया अपनी प्रेजेंस की वजह से। तो तुम्हारी वजह से उसके खाने खाने की स्पीशीज कम होगी, इररिस्पेक्टिव खाना सफिशिएंट था। तो ये रीजन भी होता है कंपटीशन का। तो इधर में रीजन बता रहे हैं कंपटीशन। समझ आया सेकंड रीजन? तो अभी तुम्हें डेफिनेशन देंगे कंपटीशन की, ठीक है? कंपटीशन इज व्हाट? कंपटीशन इज बेस्ट डिफाइंड एज अ प्रोसेस इन व्हिच फिटनेस ऑफ वन स्पीशीज इज सिग्निफिकेंटली लोअर इन द प्रेजेंस ऑफ अनदर स्पीशीज। ठीक है, देखो उड़ गए हो तुम, मेरे को लग रहा है। पहले इन्होंने क्या दिया, इन्होंने बोला व्हाट इज कंपटीशन, इन्होंने कोई डेफिनेशन नहीं दी, ठीक है? बड़े कॉम्प्लिकेटेड से टर्म है। तो इन्होंने कहा कंपटीशन क्या है। पहले इन्होंने डार्विन की बात करी कि यार वो भी कंपटीशन की बात करता था, वो कहता था कंपटीशन होता तो इवोल्यूशन होता है। ये तुम्हें बताना चाहते हैं कंपटीशन होता क्यों है, ठीक? अरे मेरे को लग रहा है मैंने क्यू के स्पेलिंग गलत लिखे हैं, कोई बात नहीं, एडजस्ट कर लो। तो ये पूछ रहे कंपटीशन होता क्यों है, ठीक है जी? तो पहला रीजन क्या है कंपटीशन होने का? फर्स्ट केस हमने पढ़ा था कि सोर्सेज लिमिटेड हो। रिसोर्सेज लिमिटेड थे, ठीक है? तो कंपटीशन हुआ था। उस केस में हम लोगों ने क्या पढ़ा था? एग्जाम्पल क्या पढ़ा? फ्लेमिंगो एंड रेजिडेंशियल फिशेस। हाँ, फिश, ठीक है। सेकंड केस में हमने देखा कि कंपटीशन तब भी हो सकता है जब अनलिमिटेड तो नहीं कहेंगे, हम कहेंगे रिसोर्सेज आर नॉट लिमिटेड। अनलिमिटेड नहीं कहेंगे, रिसोर्सेज आर नॉट लिमिटेड, सफिशिएंट है। अनलिमिटेड नहीं है लेकिन सफिशिएंट है। रिसोर्सेज आर नॉट अनलिमिटेड, पर कौन जीता है? इसकी एफिशिएंसी ज्यादा है। हाँ, जो सुपीरियर है वो विन करता है और इंफीरियर वाला हट जाता है, राइट? ये रही वाली बात। इसका एग्जांपल करते हैं हम लोग, इसका एग्जांपल हम करते हैं गैलापागोस आइलैंड पे। याद है तुमको डार्विन किया गए थे? यो मैम। तो बेटा वहां पे ना एक रहते थे टोर्टोइस, ठीक है? वहां पे टोर्टोइस रहते हैं। टोर्टोइस क्या खाते हैं? फिशेस। ग्रास दिखाते हैं, ठीक है? ग्रास वेजिटेरियन होते हैं। और हमारे जो वहां पर क्या हुआ, अब लोग वहां पे ट्रेवल तो करते थे ना उस आइलैंड पे, क्या कहते हैं, एक्सपोर्ट के लिए करते हैं आइलैंड टू आइलैंड। तो वहां पर इसी वजह से इंट्रोड्यूस हो गई गोट, ठीक है? जो वहां उन आइलैंड्स के थ्रू ट्रेवल करते थे, मैरीन एक तरह का अपने आप में बिजनेस है ना, तो वहां पे जो ट्रेवल करते थे वो गोट लेकर जा रहे थे अपने साथ, और किसी ने वहां गोट छोड़ दी, वहां पे होगी गोट की पॉपुलेशन इंक्रीज। अब गोट क्या खाती है? ग्रास। देख, फूड कॉमन हो गया। मेरे को बताओ, जितनी देर में एक टोर्टोइस जाकर ग्रास खाएगा उतनी देर में फूड तो गोट क्या करेंगी? हाँ, टोर्टोइस को लेस फूड मिला, इसको मोर फूड मिला, तो थोड़ी देर देख के पता क्या पता चला, विद इन डिकेड, एक डिकेड के अंदर, मतलब 10 इयर्स के अंदर हमें देखने को मिला कि जो टोर्टोइस की पॉपुलेशन थी वो ऑलमोस्ट एक्सटिंक्ट हो गई, बचे ही नहीं ना, भूखे मर गए बेचारे। और ये बहुत अच्छे से फ्लरिश होगी। फिर वहां पे रेस्क्यू ऑपरेशन हुए और फिर
टोर्टोइज की पॉपुलेशन को दोबारा बचाया गया। लेकिन इसमें देखो यही हुआ ना, रिसोर्सेज लिमिटेड, मतलब ऐसा नहीं था कि लिमिटेड थे, ग्रासेस बहुत थी, लेकिन गोट की एफिशिएंसी ज्यादा थी तो उसने ज्यादा खा लिया और टोर्टोइज नहीं खा पाया। ये तब भी कंपटीशन हुआ दोनों के बीच में, अननेसेसरीली कंपटीशन हुआ, लेकिन हुआ। तो ये बात यहाँ मेंशन भी करते हैं। Abingdon tortoise in Galapagos Island become extinct within a decade, that is 10 years. Decade का मतलब होता है 10 साल। After the goat were introduced into the island. ठीक है, क्यों? क्योंकि गोट की ब्राउजिंग एफिशिएंसी ज्यादा थी। क्लियर है आप लोगों को? हाँ, अब देखो, अब एक बहुत कमाल की चीज आती है कंपटीशन के अंदर। हमें पढ़ना क्या है? हमें ना 3 चीजें पढ़नी है कंपटीशन के अंदर, ठीक है। एक हमने पढ़ना है गॉसेस का, गॉस ये फिजिक्स वाले नहीं है, मतलब वो वाला कॉन्सेप्ट नहीं है। तो गॉसेस का हमें एक्सक्लूजन प्रिंसिपल पढ़ना है, दूसरा हमें पढ़ना है को एक्सिस्टेंट, और तीसरा हमें पढ़ना है कॉम्पिटिटिव रिलीज। ठीक है, एक्सक्लूजन का मतलब क्या होता है? एक्सक्लूड कर देना, मतलब बाहर निकाल देना। हाँ, दफा कर दो। हाँ, को एक्सिस्टेंस का मतलब साथ में। हाँ, पिक्चर देखिए वो हम साथ साथ हैं, सबने देखी है यार, हर जनरेशन देखेगी ये पिक्चर, है ना। और इसका मतलब है दफा हो जाओ। और कॉम्पिटिटिव रिलीज का मतलब है आजादी। गाना सुना आजादी? फ्रीडम। गाने सबने सुने हैं, पढ़े के तुम आते नहीं। देखो, अब गॉसियर ने क्या कहा, उन्होंने कंपटीशन को एक्सप्लेन किया बड़े प्यार से। उन्होंने कहा कि गोट और टोर्टोइज खा रहे थे क्या? खाना, ग्रास खा रहे थे। ग्रास खाने के केस में टोर्टोइज की एफिशिएंसी कम थी, गोट की ज्यादा थी, तो थोड़े टाइम के बाद कौन एक्सटिंक्ट हुआ? और ये फ्लरिश हो गया, फ्लरिश हो गया, चारों तरफ फैल गया ना। गोट तो इधर उधर भाग रहे होंगे ना, हाँ खुशियां खुशियां, राइट। तो इसमें डोमिनेटिंग कौन था, सुपीरियर कौन था? गोट। है ना। और इंफीरियर कौन था? टोर्टोइज। इसी से उन्होंने डेफिनेशन निकाली है। क्या कहते हैं? अकॉर्डिंग टू गॉसेस एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, एक सुपीरियर स्पीशी की प्रेजेंस में अगर रिसोर्सेज सेम है दो ऑर्गेनिज्म के बीच में, ध्यान से सुनना, अगर दो ऑर्गेनिज्म के बीच में जो रिसोर्स है वो सेम है, तो जो सुपीरियर ऑर्गेनिज्म है वो बच जाएगा और जो इंफीरियर ऑर्गेनिज्म है वो एक्सटेंट हो जाएगा, दफा हो जाएगा। इसे हम कहते हैं गॉसेस एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। समझ आई? ठीक है, अब इसको यहाँ पढ़ लेते हैं। गॉसेस कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन प्रिंसिपल ये क्या कहता है? that two closely related species, तो closely related species है, closely related in the sense of food they are talking here, that competing for their same resource। तो देखो वर्ड क्या याद रखने हैं, पेपर में कैसे पहचानोगे कि गॉस की बात कर रहा है ये? क्लोजली रिलेटेड स्पीशी वर्ड होना चाहिए और सेम रिसोर्स होना चाहिए। अगर उन्होंने ये दोनों वर्ड चेंज कर दिए दैट मीन्स ये स्टेटमेंट गलत है। तो गॉस कहता है अगर सेम रिसोर्सेज पे दो क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज है ना, डिपेंडेंट है, तो वो एक साथ नहीं रह सकती। ठीक है, दे कैन नॉट को एग्जिस्ट। को एग्जिस्ट का मतलब है साथ साथ, साथ रहना। ठीक है, तो वो को एग्जिस्ट इनडेफिनेटली नहीं कर सकती। इनडेफिनेटली मतलब ऑलवेज, तो ऑलवेज नहीं साथ रह सकती, थोड़े टाइम तो रही होगी टोर्टोइज और गोट, लेकिन उसके बाद वो नहीं रह पाई। और जो इंफीरियर वन है वो क्या हो जाएगी? इवेंचुअली टाइम के साथ एलिमिनेट हो जाएगी। तो दिस इज गॉसेस कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन। समझ आया? यस। आगे आते हैं। यस मैम। जब और स्टडी करी गई तो उन्होंने बोला देखो ये बात तो सही है, वैसे हुआ ना, ऐसा सच में हुआ है, देखो हुआ तो है ना। तो बात तो सही है, लेकिन हर जगह ऐसे होता है? अगर हर जगह ऐसे होता तो फिर तो जितने बच्चे कंपटीशन कर रहे हैं, जीतने वाला बच्चा था, बाकी सारे मर जाते हैं। ऐसा तो नहीं होता, नहीं है ना। तो देयर आर अरेंजमेंट्स जहां पर आप देखते हो कि कंपटीशन वाले आपस में मैनेज कर लेते हैं कि चल ठीक है, एडजस्टमेंट कर लेते हैं। तो ये कॉन्सेप्ट दिया था मैक ऑर्थर ने, ठीक है, और उन्होंने दिया को एग्जिस्टेंस। उन्होंने कहा कि ऐसा जरूरी नहीं कि हर बार कलेश ही करना पड़े, लड़ाइयाँ करनी पड़े, है ना, एक दूसरे को मार पीटना पड़े। कभी कभार नेचर में देखा गया कि एनिमल एक दूसरे के साथ रहने लगते हैं। जैसे मान लो ये पेड़ है, मान क्या लो मैं बना रही हूँ पेड़, ठीक है। अब इसके ऊपर ना 3 पंछी है, ठीक है, टीना, मीना, डीका, 3 डिफरेंट ब्रीड्स है, ठीक है, 3 डिफरेंट स्पीशीज लगा लो। ओके, बोल लो ओके ओके। क्या खाता है यार?
इतने उदास क्यों हो? क्या हुआ? डांट दिया मैंने? वो तो तुम्हारे काम है, वो तो मैं डांटूंगी, तुम सुधर जाओ। यस तो देखो ये एनर्जी बटरफ्लाई, हाँ ये बटरफ्लाई से दिखने वाली है, लेकिन यार ये तो पंछी है, मैंने बटरफ्लाई क्यों बना दी? पंछी आते हैं मुझे बनाने, देखो टिंग, 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 दिख रहे हैं? ये ठीक है, अब ये पंछी कह रहे हैं एक ही पेड़ पे रहेंगे, अब दिक्कत हो गई कि सारे एक, अब पंछी पेड़ पे जाते क्यों हैं, क्या करने जाते हैं? एग्स को ले नेस्ट बनाने सर्वाइव नेस्ट करने के बना लिए। ले, हाँ बेसिक। अरे ओ यार इतने, ये मेरे को इतने कॉम्प्लिकेटेड आंसर क्यों देते हो, सीधा क्यों नहीं बोलते भाई? ठीक है एग्स प्ले करने के लिए। हाँ, मैम मतलब ना घर है ना उनका। मैम दोबारा एक्सप्लेन करना। बेटा मैंने तो कुछ एक्सप्लेन नहीं किया अभी तक, मैं तो पूछ रही थी कि पंछी पेड़ पे क्यों जाते हैं। अरे चुप क्यों सोने के होगी? लिए जाते हैं, सोने के लिए जाते बेसिकली उनका घर है ना, शेल्टर है ना, रहने के लिए जाते, घरेलू काम करने के जाते, बच्चे बड़े कर लिए, एक दूसरे को चीख चिल्ला लिए, गाने वाने गा लिए, तो बढ़िया से शेल्टर है उनका। ठीक है, अब तीनों पंछी एक ही पेड़ पे जाएंगे तो दिक्कत। अब कॉजेस एक्सक्लूजन प्रिंसिपल क्या कहता है कि अगर रिसोर्स सेम है दैट मींस एक सर्वाइव करता है, बाकी दोनों को मरना चाहिए था, ये कहता है ना। ये Yes. लेकिन मैं ऑर्थर ने कहा कि ऐसा नहीं है। इन्होंने क्या किया, इन्होंने समझदारी दिखाई, इन्होंने कहा चलो रिसोर्स को डिवाइड कर लेते हैं। रिसोर्स को डिवाइड करना बंटवारा, जैसे अब हर बार तो तुम अपने भाई बहन को पीट नहीं सकते, सोचो भाई बहन को पीटने जाते थे, लेकिन मम्मी पापा भी बैठे हैं, तो तुमने क्या किया, प्लेट में लाइन खींच ली कि इतना पोर्शन मेरा, इतना पोर्शन तेरा, ऐसे करते हो। यो मैम फिर ऐसा करते हो कि उसकी वाली लाइन का साइड जो पोर्शन है उसको थोड़ा फैला देते हो, अपने वाले को थोड़ा छोटा दिखा दो, लेकिन तुम में ज्यादा होता है। यो मैम Yes. तो काफी समझदार हो, तुम कभी भूखे तो नहीं मरोगे। तो पंछियों ने भी क्या किया, रिसोर्स पार्टीशनिंग। ठीक है, बहुत तरीके से रिसोर्स पार्टीशनिंग होती है, मैं तुमको ऐसे एग्जांपल दे रही हूँ जनरली ताकि समझ आ जाए। तो एक पंछी ने कहा मैं तो नीचे वाली डाली में रहूंगा, मैं मोटू मोटू, मैं ज्यादा ऊपर नहीं जाऊंगी। येलो ने लगा मैं बीच में रहूंगी, भाई मेरे को लगती है ठंड, मैं तो यही बनाऊंगी अपने घोंसले। व्हाइट वाले ने कहा फाइन आई विल सिट एट द टॉप। तो एक ही पेड़ पे तीनों रह लिए ना। अब इन्हों का बहुत शोर होता है, तो रेड वाली ने कहा कि सुनो मैं सुबह सुबह हंटिंग पे जाऊंगी, येलो वाली कहती मैं दोपहर में जाऊंगी, व्हाइट वाली कहती मैं रात को जाऊंगी। तो उन्होंने अपने रिसोर्स को पार्टीशन कर लिया, राइट, और एक साथ एग्जिस्ट कर दी, राइट। सो गॉसेस एक्सक्लूजन प्रिंसिपल का क्या जो एक्सेप्शन आता है दैट इज को एग्जिस्टेंस। तो व्हाट इज को एग्जिस्टेंस, यही बात अब यहाँ पे हम इंग्लिश में पढ़ेंगे, तो पेपर इंग्लिश में आएगा, देखो कहाँ है। Now, one such mechanism is resource partitioning. एक मैकेनिज्म है जिसे हम कहते हैं रिसोर्स पार्टीशनिंग। रिसोर्स पार्टीशनिंग क्या होता है, व्हेन टू स्पीशीज compete फॉर द सेम रिसोर्स। ठीक है, तो वो कंपटीशन को अवॉइड कर सकते हैं, कैसे वो कंपटीशन को अवॉइड करेंगे, ताकि वो कैसे अवॉइड करेंगे, वो डिफरेंट फीडिंग हैबिट्स ले लेंगे, ये डिफरेंट टाइप ऑफ फॉरेजिंग कर लेंगे। फॉरेजिंग का मतलब होता है बाहर जाना, खाना ढूंढना, मेट ढूंढना, वो टाइमिंग अलग कर लेंगे। तो अगर कोई एक ही चीज को खा रहा है तो टाइमिंग अलग कर लेंगे कि एक काम कर, इस फूल से मैंने नेक्टर लेना है, जैसे बटरफ्लाई करती है, बटरफ्लाई दिन में नेक्टर पीती है, रात को मोथ नेक्टर पीते हैं। तो उन्होंने रिसोर्स पार्टीशनिंग करी कि फूलों से हम रस तो लेते हैं पर अलग अलग टाइम पे लेंगे, तो एक दूसरे में टांग नहीं अड़ाएंगे, राइट। तो इसी को हम कहते हैं रिसोर्स पार्टीशनिंग, समझ आया ये बात। और रिसोर्स पार्टीशनिंग लीड्स टू व्हाट, इसकी वजह से क्या हुआ, लीड्स टू को एग्जिस्टेंस। हाँ शाबाश, समझ गया तुम्हें, क्लियर है। यस मैम। आइए लास्ट बचा कॉम्पिटेटिव रिलीज। कॉम्पिटेटिव रिलीज बहुत इंटरेस्टिंग है। कॉम्पिटेटिव रिलीज का एग्जांपल हम हर्ष का लेंगे। मेरे को बहुत मजा आता है जब ये बोलता है कोई भी लड़ाई हो उसका भाई जीतेगा, ये नहीं जीतेगा। अब मान लो किसी दिन घर में आया बढ़िया से टेबल पे, हैप्पी बर्थडे था हर्ष, हर्ष हैप्पी बर्थडे कब है, एक सेकंड, आज किसी का बर्थडे है, शिल्पी शिल्पी शिल्पी, हैप्पी बर्थडे शिल्पी। हैप्पी हैप्पी बर्थडे बर्थडे शिल्पी। इतने गंदे से शब्द से बोला फिर तुमने, शिल्पी तुमने अभी ऐसी बताया नहीं आवाज तुम्हारा बर्थडे है। मैम मुझे लगा ना आप भूल गए, फिर मैंने सोचा डिस्टर्ब नहीं करूं। ओ अच्छा, ऐसे तो कितना मर्जी फालतू बोल ले, बोली नहीं। कैमरा ऑन करोगी? यस मैम। कर लो बच्चों, यू नो द रिचुअल। Happy birthday. मेरे को हेलो चुप चुप। मैं एक बार 1 2 बताना 3 1 2 3 तो हमारी शिल्पी बोलती थी, आज 1 2 3 कौन बोलेगा, फिर हम हैप्पी बर्थडे गाएंगे, जल्दी बताओ। ओके प्रवीण, यू विल से 1 2 3 3 पे गाना है, ठीक है, डाउट मत पूछियो इस पे ओए।
यस बोल। 1 2 3 स्टार्ट। हैप्पी बर्थडे Happy birthday Happy birthday to you. Birthday हैप्पी to you. बर्थडे डियर शिल्पी, हैप्पी बर्थडे टू यू, Happy birthday, Shilpi. हैप्पी बर्थडे शिल्पी, हैप्पी बर्थडे। ओह कांग्रेचुलेशन शिल्पी, तुम बुद्धि हो गई। शिल्पी तुम पार्टी नहीं कर मैम रही? पार्टी। हेलो Yes, मैम ma'am. मेरा बर्थडे ना बहुत बोरिंग होता है। पीछे डेकोरेशन से तो लग नहीं रहा, झूठ बोल रही है ये, हमें नहीं देना चाहती है पार्टी। देखो कितनी तेज है। मैम ये तो ना मैंने पहले से ही कर रखी है, पेंटिंग वगैरह और जो बनाए हैं ना वो लगा दिया मैंने वॉल केक नहीं पर। खाया तुमने? नो नहीं खाती। घर वालों को मुंह बना रही हूँ। मैम खर्चा हो जाता है बहुत बहुत ज्यादा खर्चा हो जाता है। अच्छा कोई बात नहीं बेटे, मैं आप लोग अकेले ही खा आओगे लेना तो मैं था। करूंगी। वो कह रहा है अकेले खा लेती, कोई बात नहीं, पेस्ट्री खा लियो। कोई ना मैम, चॉकलेट खाई मैंने, वो भी फ्रेंड ने गिफ्ट की थी। ओह स्कूल में गई थी, सेलिब्रेट किया था स्कूल में? मैम फ्रेंड्स ने गिफ्ट किया था, बाकी मैं नहीं करती सेलिब्रेट। ये कौन सा दोस्त है, ये पार्टी नहीं देती इसको गिफ्ट मिलते हैं? हमारे दोस्त तो ऐसे है नहीं, पार्टी भी देते गिफ्ट भी नहीं मिलते। Yo, ma'am. बेटा कौन से दोस्त है तेरे? हमारे पास भी बेटे, हम भी उन्हीं से मैम दोस्ती एक करेंगे। ही फ्रेंड थी ना, उसने दी थी मुझे। एक ही फ्रेंड चलेगी मुझे। मेरी फ्रेंड्स नहीं है ज्यादा, मैं अकेली अच्छा। रखती हूँ मैक्सिमम टाइम। अच्छा चूहे मारती फिरेगी तो अकेली रहेगी। वरना बेटा एक फ्रेंड बहुत है, ज्यादा दोस्तों का कोई काम नहीं होता, यस एक दो दोस्त बहुत है। बट ना चलो पढ़ाए। शीतल जिसके भी है साथ मेरी। हो। शीतल भी तुम्हारी फ्रेंड? बुलाया तो है नहीं तुमने, और ना शीतल ने याद दिलाया तुम्हारा बर्थडे है। क्या है, काई की फ्रेंड? छोड़ दे। मैं उसे विश तो किया था। अबे तो नहीं याद दिलाया ना, छोड़ दे, ऐसी दोस्ती को कोई फायदा नहीं, हमसे कर ले। ओके मैम। चला जा पढ़े फिर, अब परमिशन है? यस मैम। ठीक है। हर चीज के एक से ज्यादा हो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, सिर्फ गुनाह नहीं है। चलो कहाँ पहुंचे थे हम? अरे मुझे कैसे याद है, आजादी से। अच्छा हाँ, मुझे आजादी के एग्जाम्पल से याद आया, कॉम्पिटेटिव रिव्यू से केक की बात करने वाली थी मैं। तो मान लो शिल्पी का हैप्पी बर्थडे है, जैसे कि हम सब जानते हैं, है ना? हैप्पी बर्थडे है ना शिल्पी? तो अब शिल्पी का हैप्पी बर्थडे, और शिल्पी कोई छोटा भाई बहन है तुम्हारा? मैम 3 है। भाई साहब, तो तुम पिटती हो या तुम पीटती हो? मैम मैं पिटती भी हूँ ना पीटती हूँ। ओह ये तो कॉम्प्लिकेटेड है, फिर अब मुझे हर्ष का एग्जांपल लेना पड़ेगा क्योंकि तुम्हारा कॉम्प्लिकेटेड हो गया। तो हर्ष है, हर्ष अपने छोटे भाई से अक्सर पिटता है, ये तो हम आई थिंक पूरी क्लास जानती है अब, है ना? Yo, ma'am. नो मैम। लिटरली जानते हैं। तू भी जान ले बेटा, ये नीट में आ सकता है 4 नंबर में। हर्ष किससे पिटता है? अपने टीचर से, घर वालों से, दुनिया से, या भाई भाई से पिटता है ये। अब खाने पे हम टेबल घर पे वालों बहुत से। सारा घर वाले। ओहो तो खाना ना बहुत सारे टेबल पे था, हमेशा की तरह हर्ष आया, है ना? हर्ष, अच्छा हर्ष को देखा है मैंने, हमेशा की तरह हर्ष आया, पता नहीं इसके बाल से दूर है, और इसका छोटा भाई भी आया। हमेशा की तरह छोटे के भाई ने अटैक कर दिया, हर्ष को ज्यादा खाना नहीं मिला। लेकिन देखो इस दिन क्या हुआ, इस दिन जब इसका छोटा भाई हर्ष को मार रहा था पूरे बहुत ही बुरी तरीके से, पर हर्ष कुछ नहीं कर पा रहा था, उसी टाइम पे कौन आ गए? पापा। ठीक है, पापा ने ना ये क्या हो रहा है, अच्छा ऐसा है, पापा ने क्या किया, छोटे भाई को बोला चल निकल, तेरे को मैं लेके जा रहा हूँ, तेरे को बताता हूँ मैं। पापा इसको ले गए। तो अगर छोटा भाई चला गया तो अब खाना खाने के लिए कौन बचा टेबल पे? और पापा। बेटा पापा चले गए भाई के साथ, कौन बचा? मैं भी। बस मैं। अब हर्ष क्या करेगा? अब हर्ष टेबल को चारों तरफ भागता हुआ खाना खाएगा, हर तरफ से खाना खाएगा, है ना? इतना सारा खाना खाएगा कि फट जाएगा, इसमें हो जाएगी बाइनरी फ्यूजन, तो बहुत सारे हर्ष बन जाएंगे इससे, ठीक है? ऐसे याद रखना। सो क्या हुआ कि जो इसका कंपटीशन था, जब इसका कंपटीशन चला गया तो इसने क्या किया, ये बहुत सारा एक्सपेंड हो गया, इसने सारा खाना खुद खा लिया, राइट? इसी को हम कहते हैं कॉम्पिटिटिव रिलीज। कॉम्पिटिटिव रिलीज का मतलब है, कॉम्पिटिटिव का मतलब कॉम्पिटिशन, रिलीज का मतलब हट जाना। तो जब भी कंपटीशन हट जाता है तो जो इंफीरियर स्पीशीज होती है वो बहुत अच्छे से फ्लरिश करेगी। जैसे अगर मैं गोट को हटा देती तो क्या टोटोइस की पॉपुलेशन इंक्रीज हो जाती?
Yo-yo. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Exactly, वैसे ही जैसे उसका छोटा भाई लेके तो हर्ष ने बढ़िया से खाना अच्छे से खाया, राइट? तो कॉम्पिटिटिव रिलीज का मतलब ये होता है, क्लियर है? Yo-yo. अब यही पॉइंट हम यहाँ बनाएंगे कॉम्पिटिटिव रिलीज का। ये देखो इन्होंने लिखा है कॉम्पिटिटिव रिलीज, एक पैरा ऊपर है, ऊपर देखना, मतलब ऐसे ऊपर नहीं, बुक में। A species whose distribution is restricted, a species whose distribution is restricted to a small geographical area। कोई एक स्पीशी है, जैसे हमने तो एग्जांपल हर्ष का लिया, तो हर्ष की जो डिस्ट्रीब्यूशन थी वो रिस्ट्रिक्टेड थी, रुकी हुई थी एक छोटे से एरिया में। वो टेबल के कोने में खड़ा रहता था क्योंकि उसको कहीं जाने की परमिशन नहीं थी। क्यों? क्योंकि उसका बड़ा भाई था जो टेबल के चारों ओर भाग रहा था, प्रेजेंस ऑफ द कॉम्पिटिटिवली सुपीरियर स्पीशीज, उसकी वजह से ये कहीं जा नहीं पा रहा था। लेकिन जैसे ही कॉम्पिटिंग जो इसकी सुपीरियर स्पीशीज था उसको एक्सपेरिमेंटली रिमूव किया गया, पापा आगे उसको ले गई, तो हर्ष की डिस्ट्रीब्यूशन उस एरिया में पूरे में फैल गई। इसको हम कहते हैं कॉम्पिटिटिव रिलीज। ये Yo-yo, ma'am. अब इसका एग्जांपल इन्होंने दे रखा है, एनसीईआरटी हर्ष नहीं पूछेगी ना, वो कह रहे हैं एग्जांपल देखो, रॉकी सी कोस्ट ऑफ स्कॉटलैंड। ठीक है, सी कोस्ट क्या है? वही पहाड़ी के पास जहाँ पानी लगता है, लहरें आती है ऊपर, टू टू। देखो जो लहरें होती है ना, टाइड्स कहते हैं। ऊंची आएगी तो हाई टाइड्स, नीचे आएगी तो लोअर टाइड्स। ये क्लियर है? Yo-yo. Yo. देखो अब इसका एग्जांपल समझते हैं। कहाँ एग्जांपल? देखो स्क्रीन दिख रही है सबको? Yo-yo. Yo. ये है बार्निकल। बार्निकल्स अपना न्यूट्रिएंट पानी से लेते हैं। तो देखो ये पानी से यहाँ से न्यूट्रिएंट लेंगे। अब यहाँ पे दो बार्निकल्स लगे हैं, एक लगा है बैलेनस। बैलेनस दिख रहा है सबको पानी के पास? Yo-yo. ऊपर लगा है Yo. कैथोमेलस। कैथोमेलस दिख रहा है सबको? Yo-yo, ma'am. Yes. ये तो है लोअर टाइड्स। लोअर टाइड्स में पानी खाने की कमी है सबको। जब टाइड्स हाई हुई तो ज्यादा न्यूट्रिएंट तक कौन पहुंचा? ये वाली पिक्चर ज्यादा अच्छी लगी है मुझे। खुल नहीं रही यार, मैं बहुत सारी पिक्चर ट्राई कर चुकी हूँ, तो यार खुल जाए। कितनी छोटी सी है ये। देखो ये तो लो टाइड्स थी, जब टाइड्स हाई हुई तो कौन सी वाली है जो पानी के अंदर चली गई? बैलेनस या कैथोमेलस? Banana. The last one. Balance. बैलेनस है ना। तो सुपीरियर स्पीशीज कौन होगी यहाँ पे? Banana. बैलेनस। क्यों? Balance. क्योंकि इसको तो सारा खाना मिल रहा है ना, सारा का सारा खाना उसको मिल रहा है। कैथोमेलस को खाना नहीं मिल पा रहा क्योंकि जगह नहीं है ना उसके पास रहने के लिए। अब एक्सपेरिमेंटली मैं बैलेनस को हटा दूं तो कैथोमेलस फैल जाएगी चारों तरफ? Yo-yo. लेकिन वहाँ तो water पहुँचना चाहिए। नहीं, कैथोमेलस यहाँ है, बैलेनस यहाँ है, मैंने ये हटा दी, तो जब वो रिप्रोड्यूस करेगी तो आगे अपने आप ही फैल जाएगी ना बेटा। Yes, ma'am. Yes. इसी को हम कहते हैं कॉम्पिटिटिव रिलीज। समझ आया? Yo-yo, ma'am. ठीक है जी, तो ये एग्जांपल इंपॉर्टेंट है, याद रखना। बैलेनस थी जो डोमिनेटिंग थी। नीट में ना स्टेटमेंट जब देते हैं ना तो ये स्टेटमेंट उल्टी कर देते हैं, डोमिनेटिंग कौन था, रिसेसिव कौन था। ओके Yes, ma'am. हाँ बेटा पूछ, क्या डाउट है कशिश? मैं competitive release करती है artificial होगा ना हमेशा? कॉम्पिटिटिव रिलीज आर्टिफिशियल होगा ऐसा जरूरी नहीं है। जेनेटिक ड्रिफ्ट हो जाए मान लो, वहां पे वोल्केनिक करप्शन हो जाए, एक स्पीशीज मर जाए, मजे ही है ना। सब आर्टिफिशियल नहीं होता, नेचुरली भी होता है, नेचर में बहुत चीजें होती है ना। ओके अरे है कि नहीं? Yes, ma'am. ठीक है चलो, तो कंपटीशन के बारे में पढ़ ली। अब अपन पढ़ेंगे पैरासिटिज्म। देखो प्रीडेशन एंड पैरासिटिज्म आर इंटरेस्टिंग। इधर आओ, वापस आते हैं हम लोग, इसी डब्बे पे चल रहे हैं हम लोग कब से। तो सबसे पहले हमने प्रीडेशन पढ़ा था। प्रीडेशन में क्या सिंबल लगाते हैं हम? Positive, ma'am. पॉजिटिव एक है, positive और नेगेटिव, एक एक को negative। नुकसान। कंपटीशन में हमने देखा दोनों को नुकसान। अब पैरासिटिज्म में हम देख रहे हैं एक को फायदा एक को नुकसान। इन दोनों के सिंबल सेम नहीं हो गए? Yes. Yes. सेम सिंबल है तो Yeah, नाम ma'am. अलग क्यों रख रहे हैं? क्योंकि प्रोसेस अलग है। देखो प्रीडेशन में जो प्रीडेटर होता है वो अपने प्रे को खा जाता है, Yes. Yeah, ma'am. तो प्रे को प्रीडेटर क्या करता है? किल, है ना। लेकिन पैरासिटिज्म में एग्जांपल है जो सिर में जुएं पड़ जाती है ना। तो पैरासिटिज्म के केस में क्या होता है? एक होता है पैरासाइट और एक होता है अपने पास होस्ट। Host. तो जब पैरासाइट होस्ट के ऊपर अटैच हो गया तो क्या वो होस्ट को हमेशा मार देता है? No. No, ma'am. उससे मे, nutrients हाँ को- मे और मे नॉट किल। और वो प्रेफर करता है कि वो मारे ना, क्योंकि होस्ट जिंदा रहेगा तभी तो उसको फ्रेश खाना मिलेगा। ठीक है, फ्रेश सप्लाई है, Yes. राइट। तो ये इन दोनों का बहुत बड़ा फर्क है, प्रीडेशन एंड पैरासिटिज्म का। क्लियर? Yeah. अब थोड़ा सा पैरासिटिज्म के बारे में पढ़ते हैं। आइए 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 आगे चलते हैं। आगे कहाँ गया? और सब कुछ रंग बिरंगा दिख रहा है मुझे। पैरासिटिज्म देखो, पैरासिटिज्म में तुमको क्या पढ़ना है? पैरासिटिज्म में तुम्हें पढ़ना है कि एक्टो पैरासाइट क्या होता है। एक्टो मतलब
बाहर बाहर। बाहर से पैरासाइट फिर पढ़ना है एंडो पैरासाइट, एंडो मतलब जो अंदर अटैच होंगे। फिर पढ़ना है हाइपर पैरासिटिज्म, ये भी पढ़ाऊंगी, और एक होती है ब्रूड पैरासिटिज्म। 3 इडियट्स देखिए, मैम क्या 3 चीज? इडियट्स देखिए, 3 इडियट्स। नो ये मैम मैम बहुत नो बार देखी है। बेटा एक बारी में समझ नहीं आई थी? नो मैम मैम बहुत अच्छी लगी, फेवरेट है वो। फेवरेट है वो? तेरे तो बहुत ही दुख है बेटा। तो बेटा उसमें वो स्टार्टिंग में कहानी सुनाता ना, कोको वाली, कोयल वाली, वायरस कोयल वाली कहानी नहीं सुनाता? तूने इतनी बार देखी, देखो तब भी समझ नहीं आई है? यस मैम। हाँ, वो ब्रूड पैरासिटिज्म की कहानी सुनाते हैं। ठीक है, चलो तो पढ़ते हैं, एक बार समझने की कोशिश करते हैं। अच्छा, जो पैरासाइट है, जैसे सर पे जुए, अच्छा पहले ना ऐसे ही कर लेते हैं, कभी डॉग के ऊपर टिक्स लगे देखे? यस देखो मैं पिक्चर नहीं दिखाऊंगी Yes, क्योंकि मेरे को ma'am. दुख होता है देख के। तो डॉग के ऊपर जो टिक्स लगे होते हैं वो डॉग की स्किन पे अटैच होते हैं। Yes, ma'am. यस मैम। अब डॉग इधर उधर भागते हैं तो क्या टिक्स गिर जाते हैं? No, ma'am. नो जनरली नहीं। दैट मीन्स उन्होंने किसी तरीके से कुत्ते को पकड़ रखा है ना। Yes, ma'am. यस अब वो डॉग की ब्लड स्किन के ऊपर लगे और उससे ब्लड सक करते हैं, तो उससे ब्लड सक कर रहे हैं ना, क्या खाना खुद बना रहे हैं? No, ma'am. नो नहीं। तो उनके पास कुछ सक करने के लिए होना चाहिए, बनाने की उनको जरूरत नहीं, हाथ पैरों की जरूरत नहीं है ना, बस सक करने के लिए होना चाहिए, होल्ड करने के लिए। अब जो खाना वो लेके आ रहे हैं ब्लड, बढ़िया से उसके अंदर न्यूट्रिएंट है, उनको स्टार्टिंग से तोड़ना तो नहीं पड़ेगा। चलो डॉग का एग्जांपल हटाते हैं। इंटेस्टाइन के अंदर आपने सुना होगा बॉम्ब चले जाते हैं, टेप बॉम्ब वगैरह, बहुत सारी बीमारियां बढ़ी हमने, यस है ना। अब मैं ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज के एग्जांपल दूंगी तो तुम रो दोगे, तो चलो आज माफ करती हूँ मैं तुम्हें। तो अगर पेट के अंदर, इंटेस्टाइन के अंदर टेप बम पड़ा है, तो इंटेस्टाइन में जो खाना जाएगा, अगर मैंने खाया कुछ, इंटेस्टाइन तक पहुंचेगा, डाइजेस्ट हो चुका होगा पार्शली या नहीं? यस मैम। डाइजेस्ट हो चुका होगा काफी हद तक। तो क्या टीनिया सोलियम को जरूरत है अपने डाइजेस्टिव सिस्टम की, या उसको पका पकाया खाना मिल रहा है? पक्का पकाया मिल पका पकाया मिल रहा है, तो उसकी बॉडी सिंपल हो जाएगी ना। तो जो पैरासाइट होते हैं ना, पैरासाइट में अपनी अडेप्टेशंस होती है। अडेप्टेशंस का मतलब होता है अपनी अपनी आदत, उसे हम कहते हैं अडेप्टेशन। ठीक है, अपनी आदत पकड़ना। जैसे इतना ही है, और कोई एग्जांपल लेना। तो पैरासिटिज्म में पैरासाइट की अपनी अपनी आदतें होती है। इस आदतों पे आप पे स्कूल में लंबा क्वेश्चन आएगा पैरासिटिक एडेप्टेशन करके, और नीट में आपको स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आएगा। तो हम पढ़ने वाले हैं व्हाट इज पैरासिटिज्म। पैरासिटिज्म सिंपली होता है पैरासाइट ईटिंग होस्ट, नहीं गलत लाइन, पैरासाइट गेटिंग अटैच टू हो न्यूट्रिशन फ्रॉम होस्ट। ठीक है, तो होस्ट से जब उसको न्यूट्रिशन मिलता है, अपन उसको कहते हैं दैट रिलेशनशिप इज पैरासिटिज्म। खाना पैरासाइट को मिला तो ये रिलेशन हुआ, इसको हुआ फायदा। होस्ट से खाना ले लिया, उसको हुआ नुकसान। तो दिस इज अ पॉजिटिव एंड नेगेटिव रिलेशन। क्लियर? यो मैम। अब ध्यान से Yes, सुनना, ma'am. इससे बहुत क्वेश्चन बन सकते हैं, ध्यान से सुनना। कंसीडरिंग दैट पैरासिटिक मोड ऑफ लाइफ इंश्योर, पैरासिटिक मोड ऑफ लाइफ ना इंश्योर करती, गारंटी देती है कि आपको फ्री रहने की जगह मिलेगी। तो रहने को हम बोलते हैं लॉजिंग। लॉजिंग मतलब घर, फ्री घर मिलेगा पैरासाइट को, और फ्री खाना मिलेगा। ठीक है, तो पैरासिटिक लाइफस्टाइल ये तो इंश्योर करते हैं कि भाई इसको घर और खाना फ्री में मिलेगा। इट इज नॉट सरप्राइजिंग, ये सरप्राइजिंग नहीं है कि पैरासिटिज्म बहुत सारे टेक्सोनोमिक ग्रुप में मिलती है। प्लांट्स के अंदर भी पैरासिटिक नेचर है, कुछ प्लांट पैरासिटिक बन चुके हैं, कुछ हायर ऑर्गेनिज्म पैरासिटिक बन चुके हैं, पैरासाइट की तरह दूसरों पे रहते हैं। जैसे थोड़ी दलदली से पानी में जाओ, मतलब जो बहुत गहरा ना हो, बाहर निकलो तो लीच लग जाती है पैरों पे, ठीक है, खून चक करने वाली। तो ये होता है, यो राइट? मैम। नाउ ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। मैनी पैरासाइट्स हैव इवॉल्व्ड अ होस्ट स्पेसिफिक, हैव बिकम होस्ट स्पेसिफिक। मैनी, पहली चीज तो इन्होंने लिखा है मैनी, इन्होंने ऑल नहीं बोला। तो बेटा स्टेटमेंट तो इसको लिख लो साइड में, मोस्ट। तो मोस्ट ऑफ द पैरासाइट होते हैं होस्ट स्पेसिफिक। होस्ट स्पेसिफिक मतलब कि जो डॉग को टिक लगता है ना, वो डॉग को टिक लगता है, ऐसा नहीं है कि वो मुझे लग जाएगा, मेरी स्किन पे नहीं आता वो। और जो ह्यूमन के सर पे लाइसिस पड़ती है, वो डॉग्स को नहीं होते। ठीक है, तो होस्ट स्पेसिफिक होते हैं पैरासाइट, वो पर्टिकुलर होस्ट पे ही जाते हैं। जैसे मच्छर काटता है तो स्पोरोजाइट हमारी बॉडी में आते हैं ना, अब वो मच्छर काट के वही स्पोरोजाइट चूहे की बॉडी में तो नहीं डालते, है ना। सो दे आर होस्ट स्पेसिफिक। इतनी क्लियर है? वहाँ व्हाट इज होस्ट स्पेसिफिक? दे कैन पैरासाइट ओनली ऑन ए सिंगल सीरीज ऑफ होस्ट। ये लाइन इंपॉर्टेंट है, समझ आइए बात? यो मैम। ठीक है, सबको समझ आई, इसी को समझ आई?
रिपीट करने को रिपीट करती हूँ। नहीं आती समझ तो बोलते क्यों नहीं हो है, वेट क्यों करते? होस्ट, बता दो क्या। होस्ट एक है ह्यूमन, चुप है, आर्ग्यूमेंट मत कर, मार खाएगा। एक है ह्यूमन, एक है चूया, राइट, ठीक है, और एक है हमारा और क्या बने, स्नेल बना लेते, कोई चक्कर नहीं, कोई चक्कर नहीं, ठीक है। ये तीनों होस्ट है, कोई इसके ऊपर आके रह ही सकता है। लेकिन जो लाइस होती है ना, लाइस, ह्यूमन लाइस जिसको हम बोलते हैं जुए, वो किसको लग रही है? जाके ह्यूमन पे लग रही है। लाइस की जो स्पीशीज है वो ह्यूमन पे जाके अटैक कर रही है। वो नहीं, तुम लाइस छोड़ो यार, तुम आ जाओ मस्कीटो पे। फीमेल एनोफिलीज पढ़ी है तुमने? ये मैम। यार ये सिर्फ ह्यूमन पे गई, ठीक है ना, ये रेड पे गई, खून तो उसके पास भी था, आरबीसी लीवर उसके पास भी है, उस पे तो नहीं जा रही ना। ये स्नेल पे गई, चलो वो तो इन्वर्टिब्रेट में आ गया, लेकिन ये किसी पे नहीं गई, ये सिर्फ इस पे गई। तो एक दिस इज अ फीमेल एनोफिलीज के अंदर स्पोरोजाइट है, राइट, तो इसके अंदर जो स्पोरोजोइट है वो ह्यूमन में जाएगा, तो ये स्पोरोजोइट क्या हुआ? हमारा पैरासाइट, और ये सिर्फ एक ही होस्ट पे जा रहा है, दिस इज अ होस्ट। सो हम कहेंगे पैरासाइट होस्ट स्पेसिफिक है, स्पेसिफिकली अपने होस्ट पे जाते हैं, किसी पे जाके नहीं बैठता। ये बात समझ आई? मैम। अब अगर ह्यूमन इवॉल्व हो जाए, मान लो कल को हमारी स्किन हो जाए थोड़ी और मोटी, एक्स्ट्रा स्किन की लेयर आई, कल हम सारे उठे, हम सबकी स्किन के ऊपर एक्स्ट्रा स्किन की लेयर आ गई, ठीक है, तो ऐसे तो सारे के सारे फीमेल एनोफिलीज के बच्चे मर जाएंगे, हमारे अंदर तो नहीं आ पाएंगे ना, सोचने की बात है। वो भी तो इवॉल्व करेंगे। एग्जैक्टली जो होस्ट स्पेसिफिक पैरासाइट्स होते हैं ना, वो भी इवॉल्व कर जाते हैं अगर उनका होस्ट इवॉल्व करता है। तो अगर तुम्हारे ऐसी स्किन आ गई ना जिसको मस्कीटो नहीं पेनिट्रेट कर पा रहा था, तो मस्कीटो भी मॉडिफाई हो जाएगा, तो वो ड्रिल मशीन लगा लेगा अपनी नाक पे, अब ड्रिल करूंगा तुम्हारी स्किन में, रुको तुम। ये बात समझ आई मैं कहने क्या चाह रही हूँ? ये अगर पैरासाइट, अगर होस्ट इवॉल्व होता है प्रोटेक्शन में, तो पैरासाइट भी उसके साथ इवॉल्व हो जाता है, और दोनों साथ में इवॉल्व हो रहे हैं, इसलिए वर्ड आता है को इवॉल्व। वोकैबुलरी को समझने की कोशिश करो, को का मतलब है साथ में, हम साथ साथ है, इवॉल्व मतलब उनमें चेंजेस आ गया सर्वाइव करने के लिए, क्लियर? अब ये एनसीईआरटी ma'am. लाइन बोलता है, जो अपन लिखेंगे ध्यान से अंडरलाइन करेंगे, दैट बोथ host and parasite tend to co-evolve, that is if the host evolve कोई स्पेशल मैकेनिज्म कि इस पे पैरासाइट नहीं लग पाया, तो पैरासाइट भी नया मैकेनिज्म लाता है कि वो होस्ट के ऊपर लग जाए, ठीक है, क्योंकि वो भूखा नहीं मरने वाला। समझ आई बात? Yes, ma'am. What adaptation you see in parasite? तो अडेप्टेशन पैरासाइट की आपको अपनी एनसीईआरटी अपनी कॉपी में अलग से लिखनी है। देखो पहली अडेप्टेशन, उसको किस चीज की, देखो अगर एक टिक है, वो डॉग के ऊपर लगे हुए हैं टिक्स, है ना, तो क्या उस टिक को जरूरत है ये देखने की कि आसपास कौन है, या सुनने की कि भाई बाहर से तूफान आ रहा है या नहीं, उसको जरूरत है टिक को? नो। अगर बाहर तूफान No, आया ma'am. तो डॉग खुद नहीं भागेगा? यस नो। हाँ, तो पैरासाइट को सेंस ऑर्गन की जरूरत ही नहीं है, उसका होस्ट प्रोटेक्ट करता रहे। तो सबसे पहली अडेप्टेशन, लॉस ऑफ अननेसेसरी सेंस ऑर्गन, जो सेंस ऑर्गन की जरूरत नहीं है पैरासाइट की बॉडी में आपको नहीं मिलते हैं, क्लियर? अब उसको डॉग की बॉडी से चिपकना है, तो या तो चिपकने के लिए कुछ हो चिपचिपा सा, या फिर वो उसके से शक्कर वगैरह, हाथ मुंह वगैरह कुछ तो हो ना। तो प्रेजेंस ऑफ सेकेंड एडेप्टेशन इज, पैरासाइट में आपको मिलते हैं प्रेजेंस ऑफ एडहेसिव ऑर्गन्स या सकर्स टू क्लिंग ऑन द होस्ट। तो होस्ट के साथ चिपकने के लिए एडहेसिव ऑर्गन्स होते हैं जो उसको चिपका के रखते हैं, उसकी स्किन को होल्ड करके रखता है, क्लियर? Yes, ma'am. अब पेट के अंदर पड़ा था, खाना तो बढ़िया मिल रहा था उसको मेरे इंटेस्टाइन में, तो उसको डाइजेस्टिव सिस्टम की जरूरत है, अपने डाइजेस्टिव सिस्टम। बेटा अगर उसको पका पका खाना मिल रहा है तो डाइजेस्टिव सिस्टम की क्या जरूरत है? अगर तेरे को रोज बाहर से बढ़िया खाना आ रहा है तो तू घर में खाना क्यों बनाई? तो जो पैरासाइट होते हैं उनके पास डाइजेस्टिव सिस्टम नहीं होता, लॉस कर देते हैं, क्लियर? लेकिन मेन पर्पस क्या है पैरासाइट का? कि फैल जाओ, तो हाई रिप्रोडक्शन कैपेसिटी होती है इनकी। तो ये 4 फीचर है पैरासाइट के जो आपसे पूछे जा सकते हैं बार बार, क्लियर है सबको? ठीक है, अब ये बात कर रहे हैं पैरासाइट की, देखो मलेरिया पैरासाइट को उन्होंने जिक्र भी किया है, ये बात कर रहे हैं पैरासाइट की कि पैरासाइट की जिंदगी थोड़ी कठिन होती है, वो ना एक से ज्यादा होस्ट पे जाते हैं, वो नहीं एक से ज्यादा होस्ट के ऊपर चले जाते हैं। जैसे मलेरिया, मुझे याद करके बताना कि मलेरिया के केस में
जो फीमेल एनोफिलीज है उसका जो स्पोरोजोइट है, स्पोरोजोइट इज अ पैरासाइट, तो पहले वो किसकी बॉडी में गया असेक्सुअल फेज के लिए? मलेरिया में फीमेल एनोफिलीज ने स्पोरोजोइट किसकी बॉडी में डाले थे? ह्यूमन। ह्यूमन। तो बोल क्यों नहीं रहा? ह्यूमन। चुप करके क्यों बैठा? गलत। गलत हो जाए तो फिर क्या हो जाएगा? है बोलूंगा ही नहीं मैं। बहुत बढ़िया। ट्यूशन में गलत नहीं बोलेगा तो कहाँ बोलेगा? ह्यूमन की बॉडी में, फिर ह्यूमन की बॉडी से गेमीट्स निकलते हैं और उसको कौन उठा लेता था? फीमेल एनोफिलीज। फीमेल फीमेल एनोफिलीज, प्लीज। है ना? जब पता है तो बोला करो। यहाँ पे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है, दोबारा स्पोरोजोइट बनते हैं, राइट? तो ये जो स्पोरोजोइट है अपना जीवन काल पूरा करने के लिए कितने होस्ट पे डिपेंडेंट है? 2। 1 2 दो। दो में बिना, अगर दोबारा से उसको फीमेल एनोफिलीज नहीं उठाती वो उसका लाइफ साइकिल कंप्लीट नहीं होता। 2 पे डिपेंडेंट है, यही वो बोल रहे हैं कि जो पैरासाइट है ना इसका जीवन कठिन है, इसको एक से ज्यादा होस्ट की जरूरत पड़ सकती है। ठीक है, बात समझ आई? यही बात उन्होंने इंग्लिश में बोली है। ये देखो, द लाइफ साइकिल्स ऑफ पैरासाइट आर ऑफन कॉम्प्लेक्स, कॉम्प्लेक्स होती है इनकी लाइफ साइकिल, कॉम्प्लेक्स मॉडलिंग करते हैं। 2 और मोर इंटरमीडिएट होस्ट हो सकते हैं या वेक्टर हो सकते हैं जो इनकी लाइफ साइकिल में मदद करते हैं। ठीक है जी, नेक्स्ट पे आते हैं। अब हम बात करते हैं पैरासाइट के बारे में। हाँ वही, अब हम बात करते हैं कि पैरासाइट किस तरीके के होते हैं। देखो, जो डॉग है उसके बॉडी के बाहर लटका है ना, टिक। जो जुए हैं वो शरीर के बाहर है, अंदर तो नहीं है। तो जो पैरासाइट बॉडी के बाहर अटैच होते हैं हम उन्हें क्या बुलाते हैं? एक्टोपैरासाइट, जैसे कि लाइसिस। वेरी गुड, जैसे कि लाइसिस। अब जो पैरासाइट बॉडी के अंदर रहते हैं, जैसे पेट के अंदर कीड़े पड़ गए या फिर बहुत ज्यादा वो हो जाते हैं, छोटे बच्चों को तो अक्सर होते हैं, है ना, इन्फेक्शन जिसमें पेट के अंदर पैरासाइट चला गया, सो दैट वुड बी एंडोपैरासाइट। नाउ व्हाट इज हाइपर पैरासिटिज्म? पैरासाइट ज्यादा काम कर रहे हैं। हाइपर पैरासिटिज्म क्या होता है ना, दिस इज इंटरेस्टिंग। वो तुमने कहावत सुनी? हाइपर, एक सेकेंड, पैरासिटिज्म। एक दिन मेरी हैंडराइटिंग सही हो जाएगी, कभी नहीं होगी, कभी नहीं होगी। हाइपर पैरासिटिज्म, अरे तुमने वो कहानी सुनी है जैसे को तैसा? यस मैम। है ना? Yes, ऐसा करता है उसके बाद वैसे ही होता है। देखो ऐसा होता है नेचर में, हमने सबको नेचर से उठाया, ठीक है? उल्टी सीधी चीज हमने खुद डेवलप किया, वैसे बाकी सब नेचर से उठाया। तो हाइपरपैरासिटिज्म क्या है कि देखो ये बैक्टीरिया है, देख रहे हो तुमको, ये पापी बैक्टीरिया। यार मैं आज से ना मैं कैपिटल में लिखूंगी, मेरी हैंडराइटिंग कभी ठीक हुई नहीं है। बैक्टीरिया है ये। अब बैक्टीरिया क्या करता है? ये जाता है बेचारे से हम चूही के पास, चूही बना दे, क्या बंदी चूहा लग रहा है, माउस लग रहा है। yes ma'am. ठीक है। चूही को क्या कर देता है? ये रेड फ्ली कर देता है, ठीक है, बीमारी कर देता है उसको, डिजीज कॉज करी इसने। तो इस केस में होस्ट कौन हुआ और पैरासाइट कौन हुआ? जवाब देंगे इनका हम। रेट हुआ माउस फिर एंड बैक्टीरिया। होस्ट। और रेड फ्ली होस्ट। होस्ट रेट हुआ, बैक्टीरिया हुआ, पैरासाइट, है ना? पैरासाइट है ना, कम बखत Yes. उसको जाके इन्फेक्शन कर रहा है। ये Yeah. सोचो Yes. कैसे के साथ पैदा हो जाए, इसके ऊपर आगे पैरासाइट लग गया। इसके ऊपर कौन आगे लग गया? बैक्टीरियोफेज, क्योंकि बैक्टीरियोफेज आर द वायरसेस जो बैक्टीरिया को खाते हैं। अब इस केस में कौन पैरासाइट हो गया? बैक्टीरियोफेज इज पैरासाइट। Bacteriophage. हाँ, और ये बेचारा क्या बन गया? होस्ट। होस्ट। हाँ, this is known as hyperparasitism. Hyperparasitism is when parasite itself attacked by other parasite. Other parasite, हाँ, and another या other parasite, तो उसको कहते हैं हम हाइपर पैरासिटिज्म। ठीक है, तो इसको अगर हम सीधी भाषा में बोले तो हम क्या बोलेंगे? जैसे को टिट फॉर टैट। टिट फॉर टैट। पैसा, टिट फॉर टैट, है ना? जैसे करोगे बस करोगे, खरमा खरमा खरमा। क्लियर? ये मैम। अब पढ़ लेते हैं ब्रूड पैरासिटिज्म। ब्रूड पैरासिटिज्म है धोखा, जिंदगी का धोखा। कोयल और क्रो की कहानी तो तुमने सुनी ही होगी, मैम। है ना? देखो,
बेचारी क्रो ने क्या किया, उन्होंने अंडे दिए है ना, घोंसला बनाया, अंडे रखे उसमें, अब उन अंडों को सेक रही है ताकि उसमें से बच्चे निकले, है ना। तो ये रखे इसने क्रो ने अंडे। अब क्रो के अंडे जैसे ही अंडों की शेप और जो उसका स्ट्रक्चर है, जो उसका कलरिंग है, वो कुकू बर्ड ने अपने में इवॉल्व कर लिया। तो कुकू बर्ड क्या कहती है अंडे तो नहीं दूंगी, मैं बस गाने गाऊंगी। गाने गाती है ना, अंडे नहीं देती वो। तो वो क्या करती है, सॉरी गाने गाती है वो, बट वो कभी घोंसला नहीं बनाती। तो वो इट डू कि जैसे ही क्रो ना घोंसले से जाएगी तो कुकू बर्ड आएगी और उस घोंसले में अपने अंडे दे देगी, ठीक है। अब अगर यहाँ पे अंडे रखने की जगह नहीं है ना, तो पता है क्या करते, क्रो के अंडे को लात मार के नीचे गिरा देती है। समझ रहे हो तुम, मर्डर भी कर रही है वो, मर्डर भी करती है वो। उनको नीचे गिरा देती है, अपने अंडे रख देती है। अगर उसके अंडे थोड़े पड़े तो रहने भी देती है, कोई उसको प्रॉब्लम नहीं है, बस उसके अंडे आ जाने चाहिए कुकू के। अब कुकू भाग जाती है, अब क्रो आती है, उसको तो लगता है ना अपने ही बच्चे हैं, उसने कौन से आके गिनती करी थी, उंगलियां थोड़ी थी उसके पास, इतना फर्क नहीं वो बता पाएगी अगर एक दो अंडों का फर्क पड़ जाए, ठीक है। सो वो आके ऐसे देखती है, इनमें से बच्चे निकलते हैं, पहले बच्चे कुकू के निकलते हैं जनरली। तो कुकू बर्ड के अंडों के जब बच्चे निकलते हैं ना कुकू बर्ड के, तो वो भी साथ वाले अंडों को लात मार के नीचे गिरा देते हैं। ओहो वो चला के कि खाना उनको मिले सारा, मतलब इंट्रेंड होते हैं, उनके माइंड में पता होता है उन्हें ऐसे करना है, ऐसे ही है, मेंटली पता होता है बच्चों को, ठीक है। जैसे छोटे बच्चे अगर ह्यूमन के पैदा होते हैं तो वो मदर के मिल्क पीते हैं, है ना, निप्पल सक करते हैं। अब उसको सिखाया किसी ने इतने छोटे से बच्चों को कि निप्पल से दूध पीना है, लेकिन हर बार हर बच्चा यही करता है ना, तो माइंड में इंट्रेनमेंट होती है, ये नेचर में है ऐसा। तो अब देखो दिस इज ऑल्सो पैरासिटिज्म। देखो कुकू फीमेल कभी क्रो फीमेल के पास तो नहीं आई, राइट, लेकिन इनडायरेक्टली वो क्या कर रही है, उसके उसके न्यूट्रिशन पे जी रही है ना, उससे घर भी ले रही है, उससे अपने बच्चों को न्यूट्रिशन भी ले रही है। सो दिस इज ऑल्सो पैरासिटिज्म, बट वेरी वियर्ड काइंड ऑफ पैरासिटिज्म, जहाँ पे एक दूसरे के साथ नहीं रह रहे पर इनडायरेक्टली पैरासिटिज्म है। सो दिस इज नॉन एज ब्रूड पैरासिटिज्म। समझ आया? Yeah, ma'am. हाँ बेटा पूछ, क्या डाउट है? ऐसे तो फिर क्रो एक्सटेंड नहीं हो जाएगा, क्या नहीं एक्सटेंड हो जाएगा बेटा? क्रो क्या? एक्सटेंड नहीं हो जाएगा। नहीं, थोड़े टाइम के बाद तो ऑब्वियसली उड़ जाएगा वो, तो पता चल जाएगा, लेकिन उसका लालन पोषण तो हो गया ना, इसलिए। यही पूछा ना तूने? मैं अपनी इन द सेंस स्पीसीज को कैसे मेंटेन करेगा आगे? कौन ब्रो? अरे ऐसा नहीं है ना हर बार वो सारे अंडे उसके फेंक रही है, ऐसा जरूरी नहीं ना कि जहाँ पे सारी क्रो है वहां पे सारी कुकुईज होंगी, कोई ना कोई तो बच ही जाएगा। और वो सारे अंडे नहीं फेंकती, उसके उसके भी रहने देती है, अपने भी रहने देती है। अगर ओवर क्राउडिंग हो जाए इन दैट केस वो कुछ अंडे बाहर फेंक देती है। तो हैचिंग तो उनकी भी होती है, दोनों की होती है, इट जस्ट दैट कुकू की भी देखभाल कर रहे हैं। यस है ना, पैरासाइट की नेचर है ना, पैरासाइट अपने होस्ट को मारने की कोशिश नहीं करता, उसको पता है ना कि अगर क्रो मर गई तो मेरे बच्चे कहाँ जाएंगे, इस वजह से वो उसे मारने की कोशिश नहीं करता, तो थोड़ा उसको भी रहने देता है, लेकिन अपने बच्चों को प्रेफर देता है। ओके यस ओके, चलो भाई अब तुम्हारी एक्स्ट्रा क्लास है, राइट? कोई ना, ये रीडिंग ही है, वैसे मैंने तुम्हें सारा सिखा दिया, पर फिर भी मैं एग्जाम्पल तो खुद डिस्कस करूंगी, है नहीं है मुझे इस बात पर ट्रस्ट, तुम पढ़ के आओगे। जाओ भाई, 5 मिनट का ब्रेक है तुम्हारा, ठीक है, 15 पे मिलते हैं हम लोग। ओके, एज पिरामिड करेंगे Yeah, भाई। ma'am. चलो भाग जाओ, रिस्टार्ट करेंगे इसे।